डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी बुक से जो कंप्लीट सिलेबस लेके आए हुए हैं। आज हम एक नया चैप्टर उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि फिजिक्स सेक्शन से रहेगा, और वो है चैप्टर नंबर 10। और इसका आज हमारा जो पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये चैप्टर वैसे इजी सा ही है, ज़्यादातर बायोलॉजिकल टर्म्स इस चैप्टर में ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे लेंस वगैरह पढ़े थे इसे पिछले चैप्टर में, उनका भी कुछ कॉम्बिनेशंस है। हम बोल सकते हैं एक प्रकार से जो ये चैप्टर है ना, आपका बायो प्लस फिजिक्स, बायो फिजिक्स से रिलेटेड हम बोल सकते हैं चैप्टर है। इंट्रिक्स चैप्टर है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर जैसे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन आई, तो ये तो बायोलॉजी का ही कंप्लीट टॉपिक है। इसके अलावा इसके जो डिफेक्ट्स वगैरह हैं उनका एक जर्नल आइडिया पढ़ेंगे। इसके अलावा उन डिफेक्ट्स को किन लेंस की मदद से हम ठीक कर सकते हैं, तो लेंस का भी डिस्कशन रहेगा। फोकल लेंथ वगैरह है, या फिर हमारा जो एक प्रकार से किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होती है, जैसे हमने लेंस में पढ़ा था अलग अलग टाइप से जो इमेज फॉर्मेशन है, वो भी हम थोड़ा सा आइडिया इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाले जो पार्ट है उसमें हम कुछ जो टॉपिक्स हैं बचे हुए लास्ट में, जो इसके बाद के बेसिक से टॉपिक बचते हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आज का जो पार्ट है वो शुरू कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो कि रहेगा आपका ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई का जो डायग्राम है वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और इसके रिलेटेड सिंपली हम पहले समझ ही लेते हैं। तो बुक का डायग्राम था, तो इसमें आई के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है लेंस बाय कन्वेक्स लेंस। और उसके बाद यहाँ पे इस लेंस को इसकी पोजीशन पे पकड़े हुए होती हैं सिलेरी मसल्स। और सिलेरी मसल्स फिर क्या है, इस तरीके से एक राउंड जो स्ट्रक्चर्स है, एक लेयर्स है, वो बनाई हुई होती हैं। और ये लेयर्स हमारी जो रहती है इसको हम बोलते हैं कोरोइड्स, कोरोइड लेयर। और कोरोइड लेयर क्या है, जो मिडल लेयर होती है। इसके बाद एक इनर साइड में जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना, जो मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ से इस टाइप से जो लेयर है ये है रेटिना। और इस तरीके से ये लेयरिंग, आपको पता है आई की लेयरिंग, यदि हम बिल्कुल आउटर साइड से बात करें तो आउटर साइड में एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम स्क्लेरा लेयर है वो बोलते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट जो मैंने कलरिंग दिखाई आपको, ये है आपकी स्क्लेरा। बीच में जो कलर्ड लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होती है इसको कोरोइड लेयर बोलते हैं। और इनर मोस्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं रेटिना, और इसी पे इमेज फॉर्मेशन होती है। और इस रेटिना से ही कुछ नर्व्स हैं वो निकलती हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स। और जो हमारी ये लेयर होती है सबसे आउटर मोस्ट स्क्लेरा लेयर, यही फ्रंट में एक हमारा उभरी हुई स्ट्रक्चर है वो बनाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपली इस टाइप से कुछ इसके साथ जो मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और इस लेयर को बोला जाता है जो हमारी, हम बोल सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा लेयर, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसी का भाग होता है ट्रांसपेरेंट, इसी को हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, लाइट है वो एंटर करती है। अब एक तो फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ होता है आई बॉल के अंदर, इसको तो हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। और एक फ्लूइड है वो हमारा बोल सकते हैं हम कॉर्निया और लेंस के बीच में रहता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। एक्वस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है या फिर हम बोल सकते हैं जो गाढ़ापन है वो थोड़ा कम होता है, विट्रस का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एक्वस कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक कलर्ड पार्ट भी प्रेजेंट होता है, जो आई के अंदर हमको कलर्ड पार्ट दिखाई देता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे जो ज़्यादातर ब्लैक कलर का हमको दिखाई देता है इसको बोलते हैं हमारी आइरिस मसल्स, या आइरिस पार्ट इसको बोला जाता है, जो कि ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर जो आपको आई का दिखता है ना कलर्ड पार्ट, वो। इसके अलावा जो वाइट पोर्शन दिखाई देता है आई का, वो क्या होती है, वो स्क्लेरा लेयर होती है। स्क्लेरा क्या है, एक प्रकार की लेयर है।
इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली यही समझना है कि जो यहाँ पे आई का मेन काम क्या होता है, हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं उनकी इमेज को फोकस करके कहाँ पे बनाना, रेटिना के ऊपर बनाना। तो कोई भी रेज हैं वो आती हैं लाइट रेज, और वो हमारे कॉर्निया से होती हुई और विट्रस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर से होती हुई फिर क्या है, जो आइरिस है वो इसको कंट्रोल करती है, कितनी लाइट है वो एंटर करेगी। और आइरिस के बीच में जो पोर प्रेजेंट होता है, जब आप ध्यान से देखोगे आंख को तो जो ब्लैक कलर का पार्ट दिखाई देता है ना, उसके अंदर भी एक छोटा सा डॉट सा ब्लैक कलर डार्कर पार्ट दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल और प्यूपिल ही वो एक प्रकार की हम बोल सकते हैं ओपनिंग है आई बॉल की, जिसमें से लाइट है वो एंटर करती है आई के अंदर। और जो हमारा लेंस है फिर ये हम बोल सकते हैं इसको आई लेंस, आई लेंस। तो ये लेंस क्या करता है फिर, सिंपली उन रेज को फोकस करता है कहाँ पे, रेटिना पे। और जिस जगह पे वो फोकस करता है वो भाग थोड़ा सा वहाँ पे गड्ढा सा बना हुआ होता है, जैसे यहाँ पे बनाया है ना इस टाइप से, इसको थोड़ा सा हम बनाएं तो इस तरीके से थोड़ा सा गड्ढा सा बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं, येलो स्पॉट। इसके अलावा एक पार्ट होता है थोड़ा डार्कर रहता है, डार्कर पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट। ये वो पार्ट होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स हैं वो शुरू होती हैं। इसके अलावा इस पार्ट का नाम क्या बताया था आपको, सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स। और एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होती हैं, कौन कौन सी, हमारी आइरिस एंड सिलेरी मसल्स। जो आइरिस मसल्स हैं वो तो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती हैं, जबकि जो सिलेरी मसल्स हैं वो किसके साइज को, या फिर किसके, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं आई लेंस है ना, जो इसके कर्वेचर को कंट्रोल करती है कि कब इसको फैलाना है, कब इसको गोल करना है। बिल्कुल एक जैसे इसको खींच लिया जाता है ना इन मसल्स के द्वारा इस तरीके से, तो जो हमारा आई लेंस है ना वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। और जब इसको क्या किया जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर की तरफ ये मसल्स हैं इसको धकेल देती हैं, तो आई लेंस मोटा हो जाता है। आई लेंस को छोटा और मतलब बोल सकते हैं इसकी जो कर्वेचर को कंट्रोल करने का काम है, जिससे कि हम पास और नज़दीक की चीज़ें देख पाते हैं इजीली। तो ध्यान रखना जब भी इसको मोटा किया जाता है ना, उस केस में जो हमारी सिलेरी मसल्स है वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो मोटा किया जाएगा, इसका मतलब हमारे जो रेज हैं उसको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब पास वाली चीज़ों को हम ज़्यादा देखते हैं ना तो ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ता है हमको, तो आंखों पे ज़्यादा हम बोल सकते हैं एक प्रकार का असर पड़ता है। दूर की चीज़ हम सितारे देख को तो आईज है फील करती हैं। तो रिलैक्सेशन जब करती हैं आपकी कौन सी, सिलेरी मसल, मतलब आई है ना, जो अपना आई लेंस है वो भी क्या है, बिल्कुल थिन हो चुका हो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कब ये रिलैक्स करेंगी। तो सिंपली जो पार्ट्स हैं आई के वो आपको ध्यान रखने हैं, पूरा सर्कुलर नहीं बनाना होता है, आपने डायग्राम हाथ से ही बनाना होता है। मसल्स या फिर जो लेयर्स हैं वो आपको दिखानी हैं, और इनके जो फंक्शंस हैं वो अब हम समझ लेते हैं डायग्राम के साथ में। ये बुक का डायग्राम है, इसके अंदर जो कॉर्निया है, हालांकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। आइरिस बताया आपको, डार्कर पार्ट जो भी कलर्ड पार्ट होता है आई के अंदर, कलर्ड पार्ट। और जो प्यूपिल क्या है, एक अपर्चर, एक पोर है जो कि आइरिस के बीच में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा एक्वस ह्यूमर क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड है। इनकी डेफिनेशन भी ऐसे बनेगी, किस किस के बीच में, कॉर्निया एंड हमारे जो लेंस है उसके बीच में। क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन एंड एक्वस, ये एक प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक और सॉलिड होता है, दो प्रकार के सॉलिड आप पढ़ते हो 12th क्लास में, सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है पार्टिकल्स का, उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। उसका बना हुआ लेंस होता है ये एक प्रकार का, और जो कि फ्लेक्सिबल होता है, इसकी खास बात है। वरना कांच वगैरह का लेंस तो क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। इसके अलावा लेयर्स हैं, सारी लेयर्स हालांकि यहाँ पे बता नहीं रखी। सबसे भारी लेयर को मैंने स्क्लेरा बोला है, फिर एक बीच की लेयर होती है जिसको हम कोरोइड बोलते हैं, और इंदर मोस्ट लेयर को रेटिना। रेटिना ही स्क्रीन का काम करती है, इमेज इसी के ऊपर बनती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक पार्ट होता है जो कि थोड़ा अंदर की तरफ दसा हुआ है, इसी को हम येलो स्पॉट बोलते हैं। और एक पार्ट रहता है यहाँ पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट वगैरह बोला जाता है। ब्लैक स्पॉट इसलिए बोलते हैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, और ये थोड़ा चमकीला होता है। और इसी पे क्या होती है, हमारे रोड्स एंड कोन सेल्स होती हैं, रोड एंड कोन सेल्स। रोड हैं वो रात के टाइम एक्टिव होती हैं, और जो कि लाइट का ही पता लगाती हैं, भाई लाइट आई है नहीं आई है। इसके अलावा खासकर ये बोल सकते हो डिम लाइट में एक्टिव होती हैं। और कौन्स क्या है, ये डे लाइट में इंटेंसिटी होती है जो लाइट की, उसके बेस पे आपको कलर वगैरह का पता लगाती है। जैसे दिन में ही हम कलर देखते हैं, रात को तो हमारी आइज कलर वगैरह नहीं देख पाती।
तो कॉन्स का काम कलर से रिलेटेड होता है, इन दोनों को याद रख सकते हो। कॉन्स में भी सी आता है, कलर में भी सी, तो कलर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर पता लगते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखनी है क्या क्या हमने डिस्कशन किया है। लेयर्स का डिस्कशन किया, 3 लेयर्स हैं। और इसके अलावा ये लेयर्स बताया, आउटर मोस्ट लेयर क्या थी, कोरोइड, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा। कोरोइड क्या है, इसके अंदर तो वेस्कुलर सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि न्यूट्रिशन सप्लाई करती हैं। इसके अलावा इनर मोस्ट लेयर है, उसको हम रेटिना बोलते हैं, जो कि स्क्रीन का काम करती है, इमेज फॉर्मेशन इसी लेयर पे होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स की बात करें, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल या कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो हमने पढ़ा था कौन सा, सिलेरी मसल्स जो कि एंटीरियर मतलब अगर भाग, आगे का भाग होता है किसका, कोरोइड का, और जबकि स्क्लेरा का एंटीरियर पार्ट है उसको तो हमने कॉर्निया बोला था, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन फिर भी हम जो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट हैं उसकी बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, यह है एक आइरिस। इसके अलावा और क्या क्या पार्ट होते हैं इसमें, फ्लूइड होते हैं दो टाइप के फ्लूइड। एक तो होता है हमारा एक्वस फ्लूइड, ये वो तरल पदार्थ होता है, या एक्वस ह्यूमर बोलते हैं इसको, एक्वस ह्यूमर, जो किसके बीच में रहेगा, आपका कॉर्निया एंड लेंस के बीच में रहेगा। इसके अलावा विट्रियस ह्यूमर। और ये फ्लूइड वगैरह क्या करते हैं, एक प्रकार से इन सब का काम, कॉर्निया जो दोनों टाइप के फ्लूइड हैं, लेंस है, इनका काम होता है सबका फोकस करने का, ताकि इमेज है ना हमारी वो क्लियर इमेज बने। इनके अंदर किसी में भी डिफेक्ट आ जाता है तो हमको ब्लर इमेज है वो बननी शुरू हो जाती है। मतलब ये नहीं कि सारा काम फोकस करने का लेंस का ही है, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का लेंस ही है ना जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। तो 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं। इसके अलावा एंटीरियर पार्ट ऑफ आई आपसे पूछ लिया जाता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ आई में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। एंटीरियर मतलब आगे वाला भाग, तो ये आगे वाले भाग में ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर पार्ट में आपसे पूछ लिया जाए तो जो रेटिना है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, इसके अलावा जो भी ऑप्टिक नर्व्स जिस पार्ट से निकलती हैं वो भी पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो एंटीरियर पार्ट में क्या क्या है, कॉर्निया प्लस जो भी हमने पार्ट पढ़े हैं, आइरिस आ जाता है, सिलेरी मसल्स आ जाती हैं, प्यूपिल आ जाता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं जो हमारे किस में आएंगे, लेंस बीसी में आ जाता है। तो इस तरीके से आपको क्लियरिटी होनी चाहिए किस पार्ट को क्या बोला जाता है और किसका क्या काम है। बताया है सिलेरी मसल्स का काम लेंस को, जो इसका कर्वेचर है, इसका जो थिनिंग या थिकनिंग है उसको कंट्रोल करना होता है। और जो हमारी आइरिस है इसका काम होता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, क्योंकि जब लाइट वगैरह ज़्यादा होती है तो हमारा जो प्यूपिल है ना वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, डॉट जैसा हो जाता है। और जब लाइट कम होती है, अंधेरे में जाते हैं तो हमको दिखता नहीं है, तो हमारा क्या करता है, थोड़ी देर के बाद हम देखना शुरू कर लेते हैं। वो किसकी वजह से, क्योंकि हमारा जो प्यूपिल है ना वो डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करती है और इमेज है जैसी भी बनती है वो थोड़ी बहुत बननी शुरू हो जाती हैं। तो इसके अलावा जितने भी आपको बताया है कि इस पार्ट का क्या काम है, ऑप्टिक नर्व्स क्या है, यहाँ से जो सिग्नल बनते हैं ना, जैसे ही लाइट, ये जो हमारी रोड एंड कोन सेल होती हैं रेटिना के येलो स्पॉट पे प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या है, एक प्रकार की सेंसिटिव सेल्स होती हैं। इन्हीं के अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं, जैसे ही लाइट इनके ऊपर गिरती है तो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, और वो सिग्नल्स फिर ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन के पास लेके जाती है ऑप्टिक लोब के अंदर, और वहीं से हमको दिखना शुरू होता है कि क्या हमारे सामने हैं। और एक खास बात आपको थोड़ा आइडिया मैंने पहले भी दिया था, जो हमारा कन्वेक्स लेंस है ना, यहाँ पे जितने भी इमेज हमारी आंख में बनेगी ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इसका भी जरूर आपने याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए इमेज फॉर्मेशन बाय आई लेंस जो भी इमेज फॉर्मेशन करेगा ना वो क्या बनती है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है वही बनेगी। और इन्वर्टेड है तो जाहिर सी बात है इस इन्वर्टेड हमारे ब्रेन का ही काम होता है क्या करने का, उसको सीधा करके दिखाने का आपको। इसके अलावा जो हमारी दोनों आई हैं वो डिफरेंट इमेज बनाती हैं, डिफरेंट इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर बोथ आईज, दोनों आईज डिफरेंट इमेज बनाती हैं। और हमको बहुत सारा जो पोर्शन है, हर एक आई का जो एंगल है ना 150 के आसपास होता है, 150 एरिया है वो लगभग दोनों आईज हैं अपना अपना बनाती है 150 एंगल जो भी है। इसके अलावा जो दूसरी आई है वो भी 150 बनाती है, लेकिन जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो 180, दोनों आईज
को मिला के हम 180 तक का एरिया है वही देख पाते हैं सामने का। और इसमें आप देख सकते हो फिर 180 के अंदर, दोनों के अंदर यदि हम बात करें 150 और 150 यदि दोनों को ऐड करते तो कितना आ जाता, 300 या 300 डिग्री तक हम देख पाते, लेकिन हमारी आइज तो लगभग 180 तक ही। तो इसका मतलब यह है कि लगभग 120 डिग्री का जो बीच का जो कॉमन एरिया होता है ना, वहाँ पे आपकी दो दो इमेज आती हैं एक ही चीज़ की हमारे ब्रेन के पास। तो ब्रेन क्या करता है, उन दोनों इमेज को डिटेक्ट करके एक रियल डिस्टेंस का पता लगाता है, रियल एक्यूरेसी का। दूर ऑब्जेक्ट है उसका 3D व्यू। अब आएगा हमारा टॉपिक मोर टू नो में कि हम एक आंख से भी तो देख सकते हैं, 2 आइज की क्या जरूरत है। तो 2 आइज की जरूरत इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी हमको पता लग सके, डिस्टेंस वगैरह कितने है, उसका 3D व्यू है वो भी दोनों आइज से ही, दोनों क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हैं ना एक ही चीज़ को हम। जैसे एक आई है वो एक अलग एंगल दिखाएगी, दूसरी आई जैसे हम कैमरे का फोकस होता है, कैमरे भी तो कई रोटेटिंग होते हैं, हर अलग अलग एंगल से आप इमेज दिखाते हैं। इसी तरीके से आइज हैं 2 ही हैं हालांकि, और बाइनोकुलर विजन बोलते हैं इसको, जिसमें 2 आइज होती हैं, जिसके अंदर 1 है तो उसको मोनोकुलर विजन बोला जाता है। इसके अलावा आइज का आपने पढ़ा भी होगा, फोटो रिसेप्टर काम करती है हमारी बॉडी में। फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट से रिलेटेड जितनी भी स्टिमुली होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में उसको डिटेक्ट करती है, एक प्रकार का सेंस ऑर्गन भी होता है ये। और इसके अंदर सेंस ऑर्गन है तो जाहिर सी बात है सेंसरी जो पार्ट है वो सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व से वो सिग्नल को लेके जाती हैं, उसके बाद उसका डिटेक्शन है वो होता है। तो इस तरीके से आपको आई से रिलेटेड जो भी अभी ध्यान में आया मैंने जरूर आपको बताने की कोशिश करी है। फिर भी कोई पॉइंट वगैरह आपको एक्स्ट्रा लगता है तो आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हो। डायग्राम आपसे पूछा जाता है, डायग्राम की क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए, पूरा सर्कुलर नहीं बनाना आपने, थोड़ा बहुत सर्कुलर हाथ से बनाने की कोशिश करनी है, जो जो पार्ट्स जो है, क्योंकि डायग्राम में लेबलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप डायग्राम थोड़ा बहुत है यदि आपसे पूरा एग्जैक्ट ना बने, जैसे ये पीछे वाला डायग्राम मैंने बनाया था, तो इसकी लेबलिंग बड़ी जरूरी है, किस पार्ट को आपने क्या बोला है, क्योंकि पूरी एक्यूरेसी तो प्रैक्टिस से आती है। इसके बाद आपने इनके पार्ट्स कौन क्या पार्ट है क्या काम करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम समझ लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डू यू नो टाइप का जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। और इसको यदि आप पढ़ोगे तो इसमें मेनली क्या बातें दी हुई है कि जो भी अपनी इमेज बनती है ना, आई बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, जाहिर सी बात है, और काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, हमने देख लिया ना कितने सारे पार्ट्स हैं। यदि एक भी पार्ट ढंग से काम ना करे ना, उसकी वजह से भी हमको हो सकता है कि आई रिलेटेड प्रॉब्लम है या विजुअल इंपेयरमेंट है, वो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है। जैसे कि हमारे कॉर्निया है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, प्यूपिल है, आई लेंस है, एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट टू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब सिग्नल, ब्रेन किस टाइप के सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, वो तो लाइट से उसको कोई मतलब नहीं है, उसके पास तो करंट के रूप में सिग्नल जाते हैं, चार्जेज के रूप में, न्यूरॉन्स से रिलेटेड जैसे हमने डिस्कशन किया था। तो वो हमारे रहे हैं, तो वो हर एक पार्ट में काम करता है, बोल सकते हैं फोटो रिसेप्टर में। और एक भी यदि प्रॉब्लम है, ये बोल सकते हैं यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट यू आर नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली फॉर सम टाइम व्हेन यू एंटर फ्रॉम ए ब्राइट लाइट टू ए रूम विद डिम लाइट। यदि डिम लाइट में एकदम से एंटर करते हैं तो वही है जो होती है ना ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होती हैं और प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ आई के एंटीरियर पार्ट में कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल होती हैं विच रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल, जो प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करती हैं। और कब, जब ब्राइट लाइट होती है, आता है आपसे किस तरीके से रेगुलेट करती हैं, जब ब्राइट लाइट होती है ना, तो हमारी जो आइरिस मसल्स हैं ये करती हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि सामने से देखोगे तो इस तरीके से हैं ये, और ये कॉन्ट्रैक्ट करके सेंटर में ऐसे सेंटर तक फैल जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरीके से, और छोटा सा पोर है वो क्रिएट करती हैं। हम बोल सकते हैं यदि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्यूपिल का साइज है ना, प्यूपिल साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट है वो कम एंटर करेगी, क्योंकि ज़्यादा लाइट होगी तो ये लेंस तो क्या है फोकस करता है। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सनलाइट में से जो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या कर सकते हैं, जो कागज़ वगैरह पेपर है वो आसानी से जला सकते हैं, तो ये भी तो ऐसे ही हमारी रेटिना को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए इसका बड़ा ही जरूरी है, थोड़ी सी लाइट को ये अंदर जाने दिया जाता है। इसी तरीके से याद रखना, ब्राइट लाइट में कॉन्ट्रैक्ट करती है आइरिस और हमारा प्यूपिल का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। और जब हमारी लाइट है वो कम है, जैसे हम डिम लाइट वाले कमरे में एंटर करते हैं तो वहाँ पे क्या होएगा, जो ये हमारी बोल सकते हैं
आइरिस मसल्स है ना, ये रिलैक्स कर जाती हैं। जब आपने देखा भी होगा, जब हम आंख बंद कर लेते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स सा फील होता है। एकदम से धूप वाले कमरे में तो हमारी आंखों पे भी एक असर सा पड़ता है। जब असर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। और जैसे ही इसी तरीके जब हम पास देखते हैं चीज़ों को, तो हमारी सिलेरी मसल्स है उनके ऊपर असर पड़ता है, और जाहिर सी बात है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और जब हम दूर की चीज़ें देखते हैं तो एक रिलैक्स सा फील होता है। इसका मतलब क्या है, हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं। तो ये दोनों टाइप की जो मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स हैं। आइरिस में तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसको कंट्रोल किया जाता है, कितनी लाइट एंटर करवानी है प्यूपिल में। हम बोल सकते हैं साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करती हैं, और ये क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, तो जो प्यूपिल है उसका साइज बढ़ जाता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस मसल्स इंक्रीजेज द साइज ऑफ प्यूपिल, ताकि लाइट है मैक्सिमम एंटर कर सके। और हमको जैसा भी है थोड़ी बहुत लाइट एंटर होगी तो थोड़ा दिखना शुरू होएगा। तो डिम लाइट या डिम कमरे में हम जब जाते हैं तो तभी हमको थोड़ा टाइम लग एडजस्ट होने में, ये आइरिस मसल्स की वजह से ही। लेकिन हम नॉर्मल बैठे हुए हैं और कभी हम किसी चीज़ को बिल्कुल पास लेके देख रहे हैं, कभी दूर लेके देख रहे हैं, तो इस तरीके से जो फोकस होता है ना हमारे लेंस का, वो कौन करता है, वो करता है हमारी सिलेरी मसल्स। मैंने बताया था जो सिलेरी मसल्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 2 नंबर में जरूर आता है आपका। सिलेरी मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, बताया है मैंने। इनकी जो रिलैक्सेशन कब होती है, रिलैक्सेशन के टाइम में जो हमारा आई लेंस है, आई लेंस यदि हम बात करें, ये क्या हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पे रिलैक्सेशन मतलब ये बिल्कुल पीछे की तरफ चली जाती हैं। तो पीछे की तरफ होंगी तो हमारा जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है, और बोल सकते हैं आई लेंस पे कम असर पड़ता है। क्योंकि जितना पास की चीज़ों को आप देखते हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है लेंस को, ताकि हमारा जो इमेज है वो रेटिना से बाहर ना जाए। तो इस तरीके से रिलैक्सेशन के केस में आई लेंस थिन हो जाता है, और सिंपली जो दूर का ऑब्जेक्ट है ना, दूर से आ रही है जो चीज़ें, बोल सकते हैं हम जब फार थिंग्स को देख रहे होते हैं, जब दूर की चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, उस केस में थिन लेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जब हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्शन असर कब जोर का पड़ता है आंखों पे, मतलब जो हमारी सिलेरी मसल्स पे, जब आई लेंस है, आई लेंस उसको ठीक किया जाता है। और ठीक किस केस में, जब हम पास की चीज़ें देखते हैं, व्हेन वी सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से रिलेटेड आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना है कि आइरिस मसल कब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, सिलेरी मसल्स कब। उनके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने से किसके साइज पे असर पड़ता है, इनके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन से हमारे मेनली जैसे हमने पढ़ा आई लेंस के साइज पे असर पड़ता है। तो याद रखना, जब भी कॉन्ट्रैक्शन की बात आती है ना, तो ये सर्कुलर पोर्शन होता है हमारा आई, और ये सिलेरी मसल्स इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से। और जो लेंस है वो बिल्कुल ऐसे देखोगे सामने से तो राउंड ही दिखेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इस तरीके से क्या हो जाती है, बिल्कुल इसको बीच में धकेल देती हैं, जिसकी वजह से जो लेंस है ना वो मोटा हो जाता है। और जब इसको खींचती हैं अपनी तरफ, जब ये रिलैक्स होती हैं, तो रिलैक्स होंगी तो उस केस में आई लेंस को अपनी तरफ खींचेंगी, और क्या होएगा, हमारा आई लेंस थिन हो जाता है। तो यही 2 चीज़ें याद रखनी है। रिलैक्सेशन जब ये करती हैं, रिलैक्सेशन मतलब पीछे की तरफ हटती हैं, तो उस केस में तो क्या है, हमारा आई लेंस थिन होएगा। और जब ये बीच की तरफ लेंस को धकेलती हैं, क्योंकि सामने से देखोगे तो लेंस आपको राउंड ही दिखेगा ना, लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास को सामने से देखो कैसा दिखेगा, वो राउंड ही। ऐसे ही सामने से जब आई को देखते हो, और उसी केस में जैसे अपनी आइरिस का मैंने डायग्राम बनाया था, तो वो भी क्या है, ब्लैक कलर का जो स्पॉट है वो राउंड ही तो दिखता है, और उसके अंदर जो बिल्कुल डॉट सा होता है वो क्या है, प्यूपिल है। तो इस तरीके से आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो ब्लैक कलर का पोर्शन है ना, ये क्या है आपका, ये सारा ब्लैक कलर का पोर्शन ये इस मसल्स होती हैं। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से कंफ्यूज नहीं होना, आपने अच्छे से समझना है किस टॉपिक में आपसे ये पूछा जाता है एक नंबर में कि रिलैक्सेशन है तो आई लेंस थिन होएगा, ठीक होएगा। कब थिन होएगा, जब हम फार ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और इन्हीं में गड़बड़ी होने की वजह से थिन और थिक ढंग से नहीं होता ना, उसी की वजह से हम चीज़ों को देख नहीं पाते, डिफेक्ट वगैरह वो क्रिएट हो जाते हैं। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसके अलावा जो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने पढ़ ही लिया था, फिर भी हम समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। द प्यूपिल ऑफ एन आई एक्ट लाइक ए वेरिएबल अपर्चर हुज साइज कैन बी वेरीड विद द हेल्प ऑफ द आइरिस। व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट। बताया ना, आइरिस के ऊपर जोर पड़ता है थोड़ा सा, जब ब्राइट लाइट एकदम से धूप वाली जगह पे जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और प्यूपिल टू अलो लेस लाइट एंटर, और प्यूपिल क्या हो जाती हैं फिर हमारी, बिल्कुल छोटी हो जाती हैं।
की वजह से हाउ एवर इन द डिम लाइट आइरिस एक्सपेंड, आइरिस क्या है, फैल जाती है, एंड द प्यूपिल, आइरिस एक्सपेंड्स, हाँ एक्सपेंड्स कर देती है, जबकि प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़वा देती हैं, छोटा पोर बना देती हैं, यहाँ पे प्यूपिल के साइज को बढ़ा देती हैं, टू अलो द मोर लाइट टू एंटर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे, इसलिए प्यूपिल ओपन्स कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस। प्यूपिल पूरा कब ओपन होएगा, एक्सपेंड होएगा पूरा, तब आइरिस हमारा रिलैक्स होएगा। तो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, कब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं कब रिलैक्स। अब हमारा एक टॉपिक है बिल्कुल बेसिक सा, पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसे बताया ना, आइरिस और खासकर जो हमारा सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स का जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमने पढ़ा है, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड रिलैक्सेशन करती है, इसी चीज़ से हमारा जो आई लेंस है फोकस कर पाता है चीज़ों को। पास वाली चीज़ है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बताया था आपको कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, दूर है तो रिलैक्सेशन। तो इसी चीज़ को, इसी पावर को, इसी हम बोल सकते हैं एक प्रकार की जो कैपेसिटी होती है या फिर एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ, और रियल डेफिनेशन बताएं तो एबिलिटी ऑफ सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स टू रेगुलेट द साइज ऑफ आई लेंस। और साइज की बजाय यदि आप कर्वेचर यूज कर, कर्वेचर ऑफ आई लेंस, जो कर्व है उसका, उसको जो चेंज करने की एबिलिटी होती है, टू सी फार एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई और जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनको जब देखते टाइम हमारी कितनी अच्छे ढंग से हमारे जो सिलेरी मसल्स है वो आई लेंस के साइज को कंट्रोल या कर्वेचर को कंट्रोल कर पाती है, उसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। और सिंपली इसी से हमारा जो फार पॉइंट और नियर पॉइंट है वो चेक किया जाता है। तो नियर पॉइंट होता है वो क्लोजेस्ट पॉइंट, अकोमोडेशन में आता है क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट या पॉइंट अप टू विच, जिस दूरी तक, या क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हो आप, पॉइंट की जगह डिस्टेंस भी लिख सकते हो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप टू विच, जिसके तक अवर आई लेंस कैन फॉर्म क्लियर इमेज ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर वो क्लियर इमेज बना सके, मतलब वो ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली देख सके, कितनी पास तक, ये बोला है क्लोज, मतलब कितनी पास तक हम चीज़ों को इजीली समझ सकते हैं। वैसे तो बिल्कुल पास तक भी हम समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो हमारा एक नॉर्मल सी रेंज होती है डिस्टेंस की, वो रहती है आपकी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक की रेंज वाला जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, वो बिना आईज पे जोर करे, या मतलब हम बोल सकते हैं ज़्यादा आई पे प्रेशर पड़े, वो अच्छे से इमेज बन जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे क्या पास से पढ़ते हैं, आदत हो जाती है उनकी, शुरुआत से ही लिखते टाइम वो बिल्कुल पास से लिखते हैं, जिसकी वजह से आईज के अंदर है ना जो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, स्पेक्स वगैरह उनके चढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक रेंज है, ये आपको याद रखनी है, लगभग 5 सेंटीमीटर जो स्केल है हमारा, लगभग कितना होता है 15 सेंटीमीटर का, उसमें आप 10 सेंटीमीटर ऐड करो, तो लगभग इतनी जो रेंज है वो आपको ध्यान रखनी होती है जब भी आप पढ़ते हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो। ज़्यादा हमको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए आइज पे, क्योंकि उनकी जो एक प्रकार की पावर ऑफ अकोमोडेशन है ना उसके ऊपर असर पड़ता है। ये एक होता है फार पॉइंट, फार पॉइंट, फार पॉइंट क्या है, ये वो दूर डिस्टेंस होती है, लिख सकते हैं इसकी भी डेफिनेशन, फार पॉइंट द मैक्सिमम डिस्टेंस, the maximum distance up to which our eye lens can form a clear image of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट की जब क्लियर इमेज है वो बना सकता है, या फिर हम बोल भी सकते हैं सभी, और वी कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, कितनी दूरी तक हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। और फार पॉइंट कितना होता है नॉर्मल आइज के लिए, नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं हम, जो भी पॉइंटों की बात कर रहे हैं, ये इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी।
हालांकि क्लियरली का मतलब इतना है कि बिल्कुल साफ देखना, हमने कहीं से भी लाइट आ रही है ना वो आइज को डिटेक्ट हो जानी चाहिए। जैसे स्टार है वहाँ से भी लाइट आती है और स्टार हमको दिख जाते हैं तो बहुत दूर है ना, वो इन्फिनिटी पे हैं, उनकी तो डिस्टेंस कहीं होगी तो हमको पता भी नहीं है, तो आइज के पास तो एक बार लाइट आनी चाहिए और वहीं से क्या है वो इमेज है वो फॉर्म कर सकती है। तो इस तरीके से याद रखना आपने, जो फार पॉइंट है नॉर्मल आइज के लिए वो आपका इन्फिनिटी होता है, और ये इन्फिनिटी और जो क्लोजेस्ट पॉइंट है हम बोल सकते हैं फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बीच में अलग अलग डिस्टेंस पे जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो उसी के बेस पे अपनी जो आई लेंस है उसका जो थीनिंग और थिकनिंग जिस एबिलिटी के साथ सिलेरी मसल्स उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियरली हो चुका होगा। इसके अलावा ये बात हम वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमको एक आई से भी काम चल सकता है तो दो दो आईज की क्या जरूरत है, वाई डू वी हैव टू आईज फॉर द विजन, ये भी आपका डू यू नो वाले कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, ए ह्यूमन बीइंग हैज ओरिजोनटल फील्ड ऑफ व्यू अबाउट 150 डिग्री विद वन आई, एक आई से का व्यू हम देख पाते हैं अबाउट 180 डिग्री, लेकिन दोनों आई से हम 180 डिग्री, लेकिन लगभग 30 डिग्री का ही यहाँ पे डिफरेंस पड़ता है। लेकिन इसमें याद रखो 150 डिग्री इस तरीके से है और आपका दोनों का कितना 180 है, तो इस तरीके से ये, तो आप बोल सकते हो लगभग जो इस आइज का रियल व्यू है इस से तो ये 150 के आसपास था, और इसका यदि हम बात करें ये भी 150 के आसपास है। टोटल वैसे तो कितना होना चाहिए था 180 300 होना चाहिए था, लेकिन टोटल कितना हमारा 180 है। तो इस केस में आप देख सकते हो जो ये वाला विजन है, बीच वाला जो विजन है ये दोनों आइज का होता है। थोड़ा सा विजन कितना मान सकते हो आप, 30 डिग्री साइड में है, 30 डिग्री साइड में, ये इनका सेपरेट रीजन है, वरना आप मान सकते हो 150 के आसपास कॉमन विजन रहता है। और ये कॉमन विजन किसके लिए है, द एबिलिटी टू डिफेक्ट द फेंट ऑब्जेक्ट्स इज ऑफ कोर्स एनहेंस्ड विद द टू डिटेक्टर्स इंस्टेड ऑफ वन। मतलब ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हमको कई बार तो दोनों आईज मिलके ना चीज़ों को साफ दिखाती रहती है, लेकिन जब हम चेक करवाने जाते हैं ना एक आई में डिफेक्ट मिलता है और उस डिफेक्ट की वजह से दूसरी आई में भी डिफेक्ट आना शुरू हो सकता है। तो आईज के जो नंबर है वो भी तो अलग अलग होते हैं ना, वो इसी बेस पे है कि एक आई की हो सकता है पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये दोनों आईज हैं मिलके आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियर इमेज बनाती हैं। ये क्वेश्चन आएगा फिक्स आपका 2 मार्क्स में पूछ सकते हो आईज की के लिए, ताकि इमेज है वो ज़्यादा क्लियर बने। इसके अलावा जो प्रे एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे जो उनकी पोजिशंस हैं अपोजिट साइड्स ऑफ द फर्दर, इसमें तो थोड़ा एक अलग व्यू दे रखा है कि जो हमारे प्रे वगैरह होते हैं, प्रे का मतलब क्या होते हैं शिकारी, और प्रीडेटर्स जो शिकार करने वाले हैं, दो वर्ड होते हैं ये। प्रीडेटर्स होते हैं जो शिकार करने वाले पशु या पक्षी होते हैं, जैसे शेर चित्ता वगैरह, ये ईगल वगैरह है, ये प्रीडेटर होते हैं। प्रे क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे जानवर हैं जिनका शिकार होता है, जैसे गाय भैंस वगैरह, हालांकि जंगलों में हो तो इनका शिकार हो सकता है, हिरण वगैरह है। इसके अलावा जो पक्षी हैं हमारे नॉर्मल, तो उनका शिकार हो सकता है। जो प्रे वाले हैं ना उनकी आइज देखना आप दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं, ताकि इसके लिए क्यों, ये भी क्वेश्चन यहाँ से कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बन सकता है, हैव देयर टू आइज पोजिशन इन अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में क्यों होती है, टू गिव द वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को देख सकें, ताकि कोई भी प्रीडेटर उनके आसपास आए तो वो भाग सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इसका यदि हम दूसरी बात करें, जो हमारे प्रेडेटर्स होते हैं उनको चाहिए होता है बिल्कुल फोकस सही ढंग से, तो उनकी आइज है वो ज़्यादातर सामने वाली डायरेक्शन में ही रहती हैं। हम बोल सकते हैं टू आइज आर पोजिशन्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हेड, हमारे भी ऐसा ही है, रिड्यूसेज आवर फील्ड ऑफ विजन, हालांकि हमारा जो फील्ड है देखने का जो एक प्रकार का व्यू है उसको तो कम कर देती हैं, लेकिन फोकस है वो बढ़ा देती हैं। और ये पॉइंट आप छोड़ के चलते हो, जब आइज एक ही या बोल सकते हैं सामने वाली डायरेक्शन में प्रेजेंट होती हैं जिसमें क्लियरिटी ज़्यादा आती है, उसको हम स्टीरियोप्सिस बोलते हैं, स्टीरियोप्सिस। सट वन आई एंड वर्ल्ड लुक, तो इसमें यही बोला हो आपने यहाँ पे तो कि एक आई से आप चीज़ों को देखते हो ना तो उससे आपको 2 डायमेंशन में चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि दोनों आई से क्या होता है, जो थ्री है ना, जो थर्ड डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, थर्ड डायमेंशन तीसरी डायमेंशन को भी हम दोनों आई से देख सकते हैं। इसके अलावा बिकॉज ऑफ आवर आईज आर सेपरेटेड फ्यू सेंटीमीटर्स ईज आई सी स्लाइटली डिफरेंट इमेज, दोनों थोड़ी
इमेज को क्या है अलग अलग बना के भेजती है। आवर ब्रेन बता दिया ना, कंबाइन टू इमेजेस इनटू वन, दोनों को एक बना के दिखाता है। यूजिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टेल अबाउट हाउ क्लोज और फार द ऑब्जेक्ट, मतलब रियल डिस्टेंस का पता लगता है। एक ये पॉइंट भी है इसमें, रियल डिस्टेंस या फिर एक्चुअल डिस्टेंस का पता लगाने के लिए भी ये दोनों आइज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो एक तो आपसे प्रे वाले क्वेश्चन से आ सकता है इसमें से, एक बता सकते हैं दो आइज की क्यों जरूरत है, और एक स्टीरियोप्सिस क्या होता है। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट, जो आपको पेपर में आ गए तो आप इसमें दिमाग घूम जाए कहाँ से पूछे गए क्वेश्चन है, हालांकि अपनी बुक में दिया हुआ मैटर ही है ये। नेक्स्ट है आई डिफेक्ट्स, और आई डिफेक्ट आपके जो हमारे इस चैप्टर में दिए हुए हैं वो 4 टाइप के आई डिफेक्ट हैं वो मिलेंगे आपको, और इनको हम मेनली प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि डेफिनेशंस वगैरह है, बेसिक्स है, वो आपको पता लग ही जाता है। वैसे तो मायोपिया क्या होती है, नियर साइटेडनेस बोलते हैं इसको, नियर साइटेडनेस। लेकिन इसी खास बात क्या है कि आप नियर ऑब्जेक्ट को तो इजीली देख सकते हो, नियर विजिबल होते हैं, ये याद रखना इसमें। लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स ये नॉट क्लियरली विजिबल आप बोल सकते हो, नॉट क्लियरली विजिबल। इसके नाम पे मत जाना, वैसे तो हिंदी में निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, लेकिन इसमें निकट की चीजें तो दिखती हैं, पास की चीजें दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें नहीं देख पाते। इस ये मायोपिया, मायोपिया मतलब टू क्लोज होता है, टू क्लोज होता है। टू क्लोज का मतलब इसमें क्या है कि दूर की चीजें हम नहीं देख पाते। तो जो फार पॉइंट हमने पढ़ा था ना, एक फार पॉइंट और नियर पॉइंट, तो इस केस में ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट में हाईलाइट कर रहा हूं कि जो फार पॉइंट मतलब दूर तक हम इजीली देख पा रहे थे लेकिन दूर तक नहीं देख पा रहे इस केस में, तो कुछ ही दूरी तक हम देख पाते हैं। तो पहले तो जो हमारा फार पॉइंट था वो इन्फिनिटी तक था, इजीली देख पाते थे, लेकिन हम पास की चीजों तक ही देख पाते हैं, ज्यादा दूर की देख ही नहीं पाते। तो उस केस में बोल सकते हैं जो फार पॉइंट है ना वो पास आ जाता है। टू क्लोज का मतलब है फार पॉइंट वो नजदीक आ जाता है। या फिर जिसमें आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे पूछता है किस प्रकार के आई डिफेक्ट में जो फार पॉइंट है वो कम क्लोजर पास में आ जाता है, वो आपका मायोपिक आई है। तो मायोपिक आई एक ऐसी आई होती है जो मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स की इमेज नहीं बना पाती। यदि दूर से कोई रेज आती है ना तो वो रेज क्या हो जाती हैं, वो पहले ही फोकस हो जाती है हमारे आई लेंस के द्वारा, और इमेज है वो कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे बन जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ हमको क्लियरली नहीं दिखाई देती। इसके अलावा फिर हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप समझ सकते हो जो हमारा आई लेंस है ना, आई लेंस दूर की चीज़ों को देखते हैं तो ये थिन होता है, बताया था आपको, वैसे तो थिन हो जाता है यदि हम दूर की चीज़ों को, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही थिन हो जाता है, एक्स्ट्रा थिनिंग बोल सकते हैं हम इसमें, कुछ ज़्यादा ही थिन होएगा, और थिन ज़्यादा होने की वजह से हम बोल सकते हैं इसकी जो कर्वेचर है ना वो बढ़ जाती है। कर्वेचर मतलब जो कर्व है इसकी वो बढ़ जाती है, मतलब बहुत बड़े सर्कल, ये कर्व का मतलब क्या मानते हैं हम, जैसे मान लो एक छोटा कर्व है और एक है बड़ा कर्व, इस तरीके से। तो कर्व मतलब बड़े सर्कल का हिस्सा है ये, और जब कर्वेचर कम है इसका मतलब छोटे सर्कल का हिस्सा है। तो ये क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा थिनिंग का मतलब बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है हमारा आई लेंस, जितना इसको नहीं होना चाहिए था। जितना ज़्यादा थिन होता है ना हमारा आई लेंस उतना ही ज़्यादा फोकस करता है, फिर वो ज़्यादा फोकस कर लेता है। इतने फोकस की तो हमको ज़रूरत ही नहीं थी, फोकस इसको कहाँ पे करना था, रेटिना के ऊपर, लेकिन ये अर्ली फोकस होने की वजह से। तो इसके रीजन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये डेफिनेशन तो आपको पता लग गई है कि चीज़ों हम दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते, फार पॉइंट है वो नज़दीक आ जाता है। इसके अलावा आपसे पूछे जाते हैं रीजन क्या क्या है, बताया है जो एक्स्ट्रा थीनिंग ऑफ आई लेंस, या फिर हम बोल सकते हैं कर्वेचर ऑफ आई लेंस, कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीजिज। रीजन ये हो सकता है। इसके अलावा एक रीजन ये हो सकता है कि हमारे जो आई बाल है ना, आई बाल का जो डायमीटर है वो आप वहाँ पे याद रख लेना, आई बाल का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो आई बाल है ना वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी हमारी उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बाल, ऐसे भी पॉइंट आपको लिखे मिल जाते हैं। इलोंगेशन का मतलब जो हमारे आई बाल है ना वो थोड़ी सी चपटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेटिना है ना या फिर जो फोकसिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा दूर चला जाता है। ऐसा भी होता है कई बार कि फोकसिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है, आई लेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं आई बाल बिकम इलोंगेट, क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है, यहाँ पे इलोंगेट हो जाती है। या फिर आप लिख सकते हो डायमीटर ऑफ आई
बाल इंक्रीज, आई बाल बड़े होने की वजह से ही जो इमेज पीछे बननी चाहिए वो आगे ही बन जाती है। तो दो रीजन आपके याद रखने हैं इसमें, क्या क्या, या तो हमारी कर्वेचर है आई लाइन वो बढ़ सकती है, या फिर आई बाल है वो बढ़ सकता है। एक नॉर्मल होगी कहने का मतलब। और इसमें क्या होएगा फिर, मायोपिक आई है वो इजिली हमारी इमेज जो रेटिना में बननी थी वो रेटिना से आगे बनती है। ये कुछ वर्ड है ना वो आपके क्वेश्चन में ही मिलेंगे फिक्स आपको। इसके अलावा फिर इसका करेक्शन किसके लिए करेंगे, जाहिर सी बात हमको ज़्यादा फोकस नहीं चाहिए था, और जब हमको फोकस ज़्यादा नहीं चाहिए होता, फोकस ज़्यादा चाहिए होएगा जब तो हम क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो इस केस में हम क्या करते हैं, फोकस हमको थोड़ा सा दूर जाके मिलाना है, इतना पास नहीं, तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं नियर साइटेडनेस में। और जिनको भी नियर साइटेडनेस या फिर जिनको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती तो उनका जो लेंस होता है कनकेव, और उनका जो पावर वगैरह है ना, नंबर वगैरह होता है जो, वो किस में होते हैं, वो नेगेटिव में होती हैं। उनकी जो हम बोल सकते हैं पावर नेगेटिव वैल्यू के होते हैं। हालांकि वैसे भी हम 2 नंबर 4 नंबर इनसे कन्फर्मेशन नहीं होती कि उसको दूर का चश्मा है पास का चश्मा होता है। तो ये मेनली इनकी पावर है जो पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से पता लगेगी, ये आएगी हमारी जो हमारा कनकेव वाला, जो भी हमने कनकेव मिरर या कनकेव लेंस का बात किया था, वहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और फोकल लेंथ यदि नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है जो पावर है उसकी नेगेटिव में आएगी। तो आपसे कई क्वेश्चन आएंगे कि पावर दे रखे हैं नेगेटिव में, और आपसे पूछा जाए कि किस टाइप का प्रॉब्लम है जिस भी पर्सन के वो लेंस लगा हुआ है। तो लेंस कौन सा करेक्शन के लिए लगेगा ये याद रखना है, रीजन क्या है, और इस केस में जो कुछ टर्म्स हैं, कौन सी चीज़ उसको दिखाई देती है कौन सी नहीं। इसके अलावा कुछ साइंटिफिक भी, फार पॉइंट वो नज़दीक कैसे आ जाता है, मतलब नज़दीक की चीज़ें ही देख पाता है ना, वो दूर की चीज़ें तो देख ही नहीं पाता। तो फार पॉइंट कम क्लोजर किस में आता है, हमारा मायोपिया में। उसके बाद है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोलते हैं, फार साइटेड नेस। इसका मतलब क्या है कि इसको दूर की चीज तो दिखाई देती हैं लेकिन नियर बाई जो ऑब्जेक्ट्स हैं नॉट क्लियरली विजिबल, ये पास की चीज़ों को इजीली नहीं देख पाता। और जो फार ऑब्जेक्ट्स आर इजीली क्लियर या विजिबल हम बोल सकते हैं, दूर की चीज़ों को इजीली देख पाते हैं। अब इसके जो रीजंस हैं ना वो बिल्कुल अपोजिट हैं पहले वाले के। जैसे उसमें देखा था हमने फार पॉइंट नज़दीक आ जाता है, तो इसका क्या होता है, जो क्लोज पॉइंट है ना, क्लोज पॉइंट पहले तो क्या था 25 सेंटीमीटर था, मतलब पास की चीज़ों को हम इजीली देख पा रहे थे, लेकिन ये क्या है पास की चीज़ों को देख ही नहीं पाता। तो इसके लिए वो डिस्टेंस देखी जाती है कहाँ तक देख पाता है, तो दूर तक ही देख पाता है, मतलब दूर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजिली इमेज बन जाती है। लेकिन पास की जो चीज़ें हैं वो, या फिर इसका बोल सकते हैं हम जो क्लोज पॉइंट या नियर पॉइंट होता है ना, नियर पॉइंट जो होता है इसका, वो क्या हो जाता है, गोज या फिर मूव्स अवे। इसका जो नियर पॉइंट है वो दूर चला जाता है। जैसे फार पॉइंट कम क्लोज, इसमें क्लोज पॉइंट है वो दूर पॉइंट, या फिर जो हमारा नियर पॉइंट है ना वो दूर चला जाता है। इस तरीके की कंडीशंस आपको याद रखनी है कि कंडीशन क्या आएगी इसके अंदर। कंडीशन इसमें क्लोज पॉइंट है वो, नियर पॉइंट है वो दूर चला जाता है। अब इसका रीजन क्या है, जैसे वहां पे हमने कर्वेचर की बात की थी आई बाल की, वो जस्ट अपोजिट ही है यहाँ पे जैसे हमने बात की थी शुरुआत में, आई लेंस थिक कब हो जाता है, जब हमको पास की चीज़ों को फोकस करना होता है, क्योंकि इसमें फोकसिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ये क्या हो जाता है, यदि हम बात करें एक्स्ट्रा थिकर हो जाता है। जितना ज़्यादा थिकर होएगा ना लेंस उतना ही कम फोकस कर पाएगा वो। तो ज़्यादा थिकर होने की वजह से, जैसे वहाँ पे एक्स्ट्रा थिनिंग थी ना, यहाँ पे बोल सकते हो एक्स्ट्रा थिकनिंग हो जाती है हमारे आई लेंस की, जिसकी वजह से उसकी जो फोकसिंग पावर है, हम बोल सकते हैं फोकसिंग पावर, वो डिक्रीज हो जाती है। अब डिक्रीज हो, एक तो जाहिर सी बात है उसको फोकस कहाँ पे करना था, रेटिना के ऊपर, लेकिन वो रेटिना से पीछे की तरफ। हम बोल सकते हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से क्लियर इमेज नहीं बन पाती। और ये फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, इसका नियर पॉइंट है वो दिखाया गया कि नियर पॉइंट इसका दूर चला जाता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, अब इसमें फोकसिंग पावर को इंक्रीज करना है ना, उसको हम करेक्शन को बाद में देखेंगे। इसके अलावा इसके जो हम बोल सकते हैं और क्या खास बात है इसकी, एक्स्ट्रा थिनिंग की बजाय जो कर्वेचर है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज। इसमें कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाती है। या फिर आई लेंस हमारा ठीक हो सकता है तो जो आई बाल का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ
आई बाल वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज का मतलब आई बॉल है ना वो छोटा हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं शॉर्टनिंग ऑफ आई बाल भी बोल सकते हैं। जैसे एलोंगेशन था ना, यहाँ पे क्या हो सकता है शॉर्टनिंग ऑफ आई बाल। जो सर्कुलर पार्ट है आई का वो क्या हो जाता है थोड़ा सा पास आ जाता है। वैसे तो ठीक था, लेकिन ये पास आएगा तो जाहिर सी बात है ना, इमेज तो पीछे की तरफ निकल जाती है। तो इसके करेक्शन के लिए अब हमने देख लिया जो हमारा आई लेंस है वो क्या है, वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा, तो एक एक्स्ट्रा फोकसिंग या कन्वर्जिंग लेंस की हमको ज़रूरत पड़ती है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और कन्वेक्स लेंस की जो पावर है या फिर हम फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी पावर का या फिर जो भी स्पेक्स इसको चढ़ेगा वो पॉजिटिव नंबर का चढ़ेगा, 2 या 3। नंबरिंग तो इनकी ऐसी ही होती है, लेकिन सिंपली आपको याद रखना है कि पॉजिटिव पावर में है तो उसको कौन सा डिफेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे उठा के सीधा पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि पॉजिटिव है तो इसका फोकल लेंथ क्या आएगी, वो आ चुकी है प्रीवियस चैप्टर में। यहाँ पे डिफेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। करेक्शन के लिए लेंस ये लगाया हुआ है तो उसको कौन से टाइप का डिसऑर्डर आपको मिल सकता है। उसके बाद है हमारा प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया टाइप का जो डिसऑर्डर है ये कब होता है, ये हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन है ना ये कम हो जाती है आई लेंस की। किसकी वजह से, हमारी एजिंग की वजह से। बुढ़ापे में जो लोग हैं उनके जो चश्मे वगैरह चढ़ते हैं उस केस में क्या होता है मेनली उनका जो पावर ऑफ अकोमोडेशन उतनी काम की नहीं रहती, चीज़ों को इतना क्लियरली वो नहीं देख पाते। ये एजिंग की वजह से होने वाला डिफेक्ट है, ये याद रख सकते हो। और इस केस में क्या होता है, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। तो रिसीड्स अवे मतलब दूर चला जाता है इनका जो नियर पॉइंट है। दे फाइंड डिफिकल्ट टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड, मतलब एक प्रकार का हम बोल सकते हैं फार साइटेडनेस टाइप का डिसऑर्डर है जो एज रिलेटेड होता है। तो इस केस में डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, तो उनके चश्मे वगैरह वो चढ़ी जाते हैं ओल्ड एज में। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में याद रखना कंडीशन कौन सी है इसमें, मेनली हम वो क्या है कि पास की चीज़ों को वो देख नहीं सकता इजीली, पास की चीज़ों को नहीं देख सकता। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं किसकी बात चल रही है, हाइपरमेट्रोपिया की बात है वो चलेगी। इसके अलावा इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग। हमने देखा था जो पावर ऑफ अकोमोडेशन में सबसे बड़ा रोल का होता है आई लेंस की साइज को कंट्रोल करने का। तो इसलिए या बोल सकते हैं डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। आई लेंस है वो इतने ज़्यादा अच्छे ढंग से अपनी जो थिनिंग और थिकनिंग नहीं कर पाता, या सिलरी वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अच्छे से नहीं कर पाती, उसकी वजह से डिसऑर्डर होता है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर आपसे पूछा जाए ना, एज रिलेटेड डिसऑर्डर वो आपका प्रेस बायोपिया होता है। इसके अलावा कई बार पर्सन क्या होते हैं दो डिजीज से, मायोपिया और हेट्रोमायोपिया दोनों हो सकते हैं इसमें। तो एज रिलेटेड आप बोल सकते हो, इसका रियल नेम एज रिलेटेड फार साइटेडनेस होती है ये। और इसमें क्या है, जब दोनों डिसऑर्डर एक साथ हो जाते हैं तो उनके केस में बायफोकल लेंस वो यूज किया जाता है। और क्वेश्चन कहाँ से आता है, इस केस में जो अपर पोर्शन होता है लेंस का वो तो कनकेव होता है। इस तरीके की कंडीशन होती है, जैसे हमारा तो वैसे तो कनकेव लेंस पूरा बनाओगे इस तरीके का, और पूरा कन्वेक्स लेंस इस तरीके का, लेकिन इस दोनों कॉम्बिनेशन जैसे इसमें आया था हमारा इस तरीके से आधा पार्ट, और ऐसे इस टाइप का लेंस है वो यूज, दोनों ऊपर से देखोगे पतला मिलेगा, नीचे से देखोगे मोटा। जो हमारे जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके लेंस वगैरह या फिर जब आप चेक करके देखोगे उनमें कंडीशन मिल जाती है। इससे क्या है, दोनों टाइप के विजन्स उसको क्लियर हो जाते हैं। मतलब जो टाइप का लेंस, अब जैसे हमने ये देखा था कन्वेक्स लेंस किस में यूज किया था, फार साइटेडनेस में, और जो कनकेव लेंस है वो किस में यूज किया था, दूर की चीज़ों को इजीली देखने के लिए। इसके अलावा एक और डिसऑर्डर है, हालांकि दिए तो 3 ही है, लेकिन एक डिसऑर्डर ये भी होता है इसमें हमारा जो लेंस है ना क्रिस्टलाइन लेंस वो तो क्लियर होता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारा आई लेंस है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। इन केसेज में तो आई लेंस ट्रांसपेरेंट था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी खत्म होने की वजह से जो आई डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं हम कैटेरैक्ट, मोतियाबिंद बोलते हैं। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, क्या हो जाता है ये हमारा जो वाइटिस या मिल्की होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से काज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ये ऐसा डिसऑर्डर है आराम आराम से मिल्कीनेस वो बढ़ती रहती है। और ये उसको टाइम पे क्योर नहीं किया जाए तो वो क्या हो सकता है, या तो आपका पार्शियल विजन आधा अधूरा दिखना बंद हो सकता है आपको, या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन है वो भी। और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको तो ज़्यादातर सर्जरी से ही ठीक किया जाता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा जितने भी या फिर हम बोल सकते हैं
जो डिफेक्ट्स हैं आई के अंदर उनको तो हमने लेंस की मदद से ही ठीक कर लिया, सिंपल चश्मे चढ़ाने से ही। लेकिन ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि किसको हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, ऐसे ये जो आपका कैटरैक्ट मोतियाबिंद डिजीज होती है या फिर डिफेक्ट होता है। तो ये कुछ पार्टिकुलर से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जब आप अपने माइंड को थोड़ा सा इस चीज़ के लिए आप एक्टिव करते हो कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, किस लाइन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ से आप इजिली क्वेश्चंस एग्जामिनर के माइंड पढ़ना शुरू कर देते हो और वहाँ से आपको क्लियरिटी आना शुरू हो जाती है टॉपिक्स की। अब हमारे जो फर्स्ट ब्लू बॉक्स है वो देख लेते हैं, इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज मीट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये हम पढ़ चुके हैं इसकी डेफिनेशन। ए पर्सन विद मायोपिक आई, तो मायोपिक मतलब नियर साइटेडनेस, कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। तो जाहिर सी बात है इसका जो फार पॉइंट है हमने पढ़ा था ना, फार पॉइंट है वो कम क्लोजर पास आ जाता है। इसने यही बोला है कि 1.2 मीटर से दूर की चीज़ें वो देख ही नहीं पाता। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर, तो करेक्शन पूछिए किस लेंस की होगी, और यदि आपसे उसका नंबर पूछ लिया जाए, पावर पूछ ली जाए, तो कैसे निकाल सकते हो। जहाँ तक वो नहीं देख पाता मतलब वहाँ का हम मानते हैं उसका फोकल लेंथ या फिर फोकस पॉइंट, फोकस भी बोल सकते हैं। फोकस कितना है 1.2 मीटर है, तो इसका पावर हम कैसे निकाल सकते हैं, पावर को 1/1.2 तो 10/12, तो इसको हम 5/6 इस तरीके से सोल्व करके इसके जो पावर है वो डायोप्टर के अंदर है वो निकाल सकते हैं। तो कितनी आ जाएगी, लगभग 8 पॉइंट नहीं, 8 पॉइंट तो नहीं, 0 पॉइंट और 83 कुछ ऐसे आ जाएगी इसकी पावर। तो इस तरीके से आपको जो भी वैल्यू दी जाती है ना, जाहिर सी बात है वो फोकल लेंथ ही दी मिलेगी, या पावर है तो उसका फोकल लेंथ का लेंस आपसे पूछा जाएगा। तो सिंपल इसने बोल दिया कि फोकल लेंथ दे रखी है तो इसको कितनी पावर का लेंस हम मान सकते हैं इसको, और लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। देखा था ना हमने फर्स्ट कंडीशन जो हमारा नियर साइटेडनेस था उसमें कनकेव लेंस, और जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर नेगेटिव पावर का लेंस लगेगा। द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन, ये बताया था फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर। तो इनमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 25 सेंटीमीटर और 2.3 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर हैं जो पॉइंट में लगाते हैं, तो आई का डायमीटर होता है 2.3, एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है अपनी बुक में। ये स्टूडेंट डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द ला, तो जाहिर सी बात है दूर की चीज़ नहीं देख पा रहा ना वो, तो उसके वही बात है कौन सा नियर साइटेडनेस, इसने डिफेक्ट चाइल्ड इज सफरिंग, कौन सा डिफेक्ट से है वो हम के अंदर मायोपिया है या फिर नियर साइटेडनेस है, नियर बोल सकते हैं। कौन सा लेंस लगेगा, हाउ कैन इट बी करेक्टेड, करेक्टेड जाहिर सी बात है इसको कनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं, कनकेव लेंस। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा है ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन बेस पे अपने बुक के अंदर दिया हुआ है, थिंक इट ओवर। आ जाते हैं कुछ टॉपिक, इससे पहले हमने लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था थिंक इट ओवर, भाई इसके बारे में आप सोच सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है, ये आई डोनेशन से रिलेटेड आपको बताया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जो लॉजिकल नॉलेज या फिर जो हम एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनको इन बेसिक्स पता होना ज़रूरी है। वैसे आयल वगैरह है इनको हम डोनेट कर सकते हैं, और कुछ आपको यहाँ पे जो कि बुक में दिए हुए हैं, डाटा दिए हुए हैं, इसमें बताया हुआ है कि लगभग 35 मिलियन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड। जो हमारा विकासशील देश है जैसे इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें लगभग 35 मिलियन, और इसको हम सिंपली 10 लाख से मल्टी, तो वहाँ पे आप करोड़ में भी नंबर है निकाल सकते हो। तो इतने सारे लोग क्या हैं हमारे ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड, कईयों का इलाज हो सकता है। 4.5 मिलियन पीपल विद द नॉर्मल कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, तो मैंने बताया था कि अलग अलग टाइप के जो डिसऑर्डर्स अलग अलग पार्ट में गड़बड़ी की वजह से हो सकते हैं, और कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स है वो देखी जाती हैं। जैसे इसमें देख सकते हो ना 35 में से 4.5 मिलियन हैं जो लगभग इतने पीपल हैं उनको कॉर्नियल मतलब कॉर्निया के अंदर, कॉर्निया जो होता है उसके अंदर कुछ गड़बड़ी होती है, उसकी वजह से वो ब्लाइंड होते हैं, दिखता नहीं है उनको। तो यहाँ पे कॉर्निया ट्रांसप्लांट है वो किया जा सकता है ऐसे लोगों को। आउट ऑफ दीज 60% आर चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12। डाटा इसलिए बताया जाता है ताकि आप इस चीज़ के बारे में टॉपिक को थोड़ा सीरियसली लो। ये नहीं कि भाई आई डोनेशन है मजाक चलने लग जाता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि कौन करेगा, जिंदा जी तो कोई करता नहीं है। हालांकि जिंदा जी आप बोला भी नहीं जाता कि आपको लाइव कंडीशन में करना है, तो डेथ के बाद भी वैसे भी आपको पता ही है डेथ के बाद
जो आइज है या ऑर्गन्स हैं कुछ टाइम तक ही एक्टिव होते हैं, उसके बाद वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और एंड में उसका अल्टीमेटली बनना क्या है, वो जल ही जाएंगे या फिर दब जाते हैं, खराब ही होएंगे ना। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक प्रॉपर नॉलेज की वजह से, थोड़ा एक्टिविटी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, आई बैंक वालों को हम जैसे इसमें ना आई डोनर्स बिलोंग टू एनी एज और सेक्स, इसमें आपको याद रखना है किस किस टाइप के जो पर्सन है वो आई डोनेशन है उनका करवाया जा सकता है डेथ के बाद। और कुछ क्रिटिकल कंडीशन होती है तो लाइव स्टेज में भी है वो डोनेशन किया जा सकता है। तो इसमें कुछ बीमारियां हैं वो पर्सन आई डोनेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आई डोनेशन नहीं करवाया जा सकता, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा पेशेंट्स हैं, और दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज, कोई कम्युनिकेबल डिजीज उनके अंदर नहीं होनी चाहिए, आई के अंदर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग हैं वो आईज है डोनेट कर सकते हैं। डिजीज याद रखना, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट, ये पर्सन आई डिजीज है वो जो आई डोनेशन इनका करवाया जा सकता है। यदि डेथ हो जाती है इनकी कोई भी एक्सीडेंटल की वजह से, एक्सीडेंटल डेथ वगैरह होती है जिनका आई वगैरह बची रह जाती हैं ठीक ठाक, उनको इसमें दिया हुआ है कि आइज को हम 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ही निकालना पड़ता है, 6 घंटे के बाद ये डेथ होना शुरू हो जाती है। और कॉर्निया की एक खास बात याद रखना, कॉर्निया के अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, नो ब्लड वेसल्स, इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं मिलेंगी। इसकी वजह से जो हमारा एकमात्र कॉर्निया, ये मैंने लाइव प्रोसेस में बताया था, कॉर्निया ही एकमात्र ऐसा बॉडी का पार्ट होता है जो डायरेक्ट एनवायरमेंट्स में से क्या करता है, एयर एक्सचेंज या फिर हम बोल सकते हैं O2 CO2 का एक्सचेंज है वो करता है। सिंपल बोल सकते हैं जो ब्रीदिंग है ना वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में से करता है, इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब हम कई बार आसमान की तरफ देखते हैं तो कुछ हमको ऐसे कीड़े से चलते हुए दिखाई देते हैं, गिरते हुए दिखाई देते हैं कुछ पैटर्न्स, वो क्या होती हैं, वो हमारे एक्वस ह्यूमर के अंदर, एक्वस ह्यूमर के अंदर ये जो WBC होती है ना, WBC वो तैर रही होती हैं, क्योंकि WBC का तो काम ट्रैफिकिंग करना होता है, उनको तो कोई भी पार्ट ऐसा छोड़ना ही नहीं है जिसकी वजह से कोई पैथोजन वगैरह वो एंटर कर सके, तो वो पेट्रोलिंग पे होती हैं। ये देख सकते हो आपकी जो WBC ब्लड, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो इधर उधर घूम रही होती हैं, वही आपको जब हम आसमान वगैरह की तरफ देखते हैं वो थोड़ी क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये दो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, और इसमें आपको याद रखना है 4 to 6 आवर्स तक जब डेथ के हम क्या कर सकते हैं, आइज को नॉर्मली निकाल सकते हैं। और आई बैंक होते हैं जैसे ब्लड बैंक होते हैं, ऐसे ही आई बैंक को इन्फॉर्म किया जा सकता है डेथ के जस्ट बाद ही। इसके अलावा जो आई रिमूवल टेक्स 10 to 15 मिनट्स। तो ये कुछ टर्म्स, कुछ लॉजिक्स या फिर कुछ डाटा हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। 10 से 15 मिनट तक का ही काम होता है क्या करना, आई को रिमूव करना। इट इज़ सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड एनी डिसफिगरमेंट। इससे कोई ऐसा नहीं कि शरीर की शेप वगैरह बिगड़ जाती है, अलग सही पता लगता है भाई आई निकालिए, सिंपल सा ऐसा कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता। इसमें याद रखना है कौन कौन सी डिजीज वाला पर्सन नहीं कर सकता आई डोनेट, एड्स, हेपेटाइटिस B और C का पेशेंट, रेबीज, एक्यूट ल्यूकेमिया क्या है हमारी WBC से रिलेटेड कैंसर होती है, ब्लड कैंसर भी बोल सकते हो आप। इसके अलावा टेटनस, कोलेरा, मिनिंगिट्स और एनसेफेलिटिस, ये क्या है, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। ब्रेन में मान लो जो हमारी मीनिंग्स होती हैं, लेयर्स होती हैं ब्रेन की, प्रोटेक्टिव लेयर्स, उनमें यदि कोई गड़बड़ी वगैरह है तो वो भी पर्सन आई डोनेट नहीं कर सकते। काफ़ी सारी ऐसी डिजीज हैं जो कि डोनेशन के टाइम ध्यान में रखी जाती है कि उस पर्सन को डिजीज नहीं होनी चाहिए, वरना ये 2-3 ये वाली डिजीज आप याद रख सकते हो, हाइपरटेंशन, अस्थमा, और 3 ही डिजीज दी हुई है, ये पर्सन इजिली आई डोनेट है वो कर सकते हैं। दोज डोनेटेड आईज फाउंड अनसुटेबल फॉर द ट्रांसप्लांटेशन, ऐसा भी होता है कई बार आई है वो लेके चले जाते हैं और वो डोनेशन किसी पर्सन के ट्रांसप्लांटेशन के मतलब लायक नहीं होती, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि उनको फेंक दिया जाता है, उनके ऊपर भी क्या किया जाता है, ये भी बड़ी अच्छी बात दी हुई है, आर यूज्ड फॉर वैल्यूएबल रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन, उनको उनके ऊपर स्टडी की जाती है, उनकी सेल्स वगैरह स्टडी की जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल, और ऐसा भी रखा जाता है कि जिस पर्सन के जो आई डोनेट की है, जिस पर्सन ने उसको डोनर बोलते हैं, और जिसको वो आई लगी है, उनकी भी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको कॉन्फिडेंशियल, मतलब हम पब्लिकली नहीं ले जाते, वो एक प्रकार से हम बोलते हैं कि उजागर नहीं की जाती, वो बंद की बंद ही रखी जाती है। 1 पेयर ऑफ ब्लाइंड पीपल, और एक आइज की वो लगभग 4
हमारे कुछ इस तरीके से इनको यूज किया जाता है। इसकी क्लियरिटी मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, नहीं मिली, आपको मिलती है तो देखना कि 4 कोरोनियल ब्लाइंड पीपल है ना, जो 4 लोगों के यदि कोई डिफेक्ट है तो एक आई से, सिंगल आई से 2 लोगों की जो आईज हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। कोई ना कोई डिफेक्ट वगैरह है, क्योंकि होते हैं ना गड़बड़ी में, थोड़ी सी क्लियरिटी एक जगह से दी जरूर थी कि ये 4 को कैसे ठीक करता है। अलग अलग पोर्शन में जो डिफेक्ट होता है, किसी के कहीं मतलब कोर्निया के अंदर, किसी के पेरिफेरी रीजन में, किसी के सेंट्रल रीजन में, तो इस तरीके से एक कोर्निया को हम जितना यूज होती है ना उतनी ही यूज की जाती है वो। इस प्रकार से एक कोर्निया को हम एक से ज़्यादा मतलब 2% के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए 2 आईज हैं तो 2 के अलावा 4% में उसको हम ठीक करके और उनको भी मदद कर सकते हैं। रियल में डोनेशन ही इसी चीज़ को बोलते हैं, पैसा वगैरह का या ज़मीन वगैरह का डोनेशन हालांकि करते हैं, वो तो एक प्रकार का अपनी बुराइयों पे गिरने वाली बात होती है। लेकिन जब आप अपने शरीर का डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, या फिर आईज ऑर्गन डोनेशन काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में होता है, तो यही आपके डोनेशन है रियल में। सच में जो पुण्य का काम आपका माना जाता है, इसी से आपके जो रियल में कर्म है वो साफ हो सकते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा, मजाक की बात नहीं होती कि अच्छी चीज़ें हैं कि आप इसको जितना ज़्यादा सीरियसली लो, और एक एजुकेटेड पर्सन, एक सभ्य नागरिक होने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो इन चीज़ों के बारे में लोगों को भी अवेयर करो। आपको पता है इन चीज़ों का, आपके सराउंडिंग में यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो कोशिश किया करो इससे रिलेटेड कोई एक्शन लेने की, कि जो अपने आई बैंक वगैरह है वो कहाँ कहाँ है, या फिर जो भी ऑर्गन वगैरह हैं हॉस्पिटल वालों को खबर करोगे तो वो थोड़ा सा एक्टिव होकर इन चीज़ों के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे इस तरीके से इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करने की कोशिश की है चैप्टर को, ऐसे ही फर्दर, क्योंकि बायोलॉजी में थोड़ा प्रैक्टिकली आ जाता है, इसमें फिजिक्स, रियल वाली फिजिक्स अभी आई नहीं है, तो हो सकता है 2-4 टॉपिक यहाँ आगे आएँ, और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी हम इसी तरीके से सेकंड पार्ट में अच्छे से कवर करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।